गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार से हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर देखे थे कि वैद्युत क्षेत्र कितना होता है और उसकी हम गणना किए थे, तो इसके टोटल हमें 3 केस पढ़ने हैं। तो एक केस हम लोग पढ़ चुके हैं जो किसके लिए था, अक्षीय रेखा के लिए। अब दूसरा केस जो है वो किसके लिए है, निरक्षीय रेखा के लिए। तो इस पे अब हम देखते हैं कि कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अक्षीय रेखा बना लेते हैं और इस पे हम एक डाइपोल बनाएंगे, यानी द्विध्रुव बनाएं, -q +q। द्विध्रुव में क्या होता है, 2 आवेश होते हैं, एक -q और एक +q, और उनके बीच का जो बिंदु होता है उनकी दूरी L और L होती है। ठीक, L और L जो कि टोटल कितना होता है 2L, हम लोग पढ़े थे। ठीक, अब इसके बाद निरक्षीय रेखा का मतलब क्या होता है कि जो बीचों बीच उसको काट दे, जो बीचों बीच उसको काट दे, ऐसा कुछ। ये बीचों बीच उसको काट रहा है तो हम कहते हैं ये कैसा लाइन है, निरक्षीय लाइन है। अब यहाँ पे ये जो लाइन इसके द्विध्रुव के बीचों बीच इसको काट रहा है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट P है। तो इस पे हमें क्या पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसके कारण कुछ वैद्युत क्षेत्र लगेगा, किसके कारण, इस +q के कारण, तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं। और इस -q के कारण कुछ अलग वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, तो इसके लिए हम इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक की दूरी L, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारा, ये हो जाएगा R। ठीक, अब हमें दूरी पता करना है कि इस आवेश से यहां तक, जहां पे हमें ये वैद्युत क्षेत्र पता करना है, जिस बिंदु पे, वहां तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस के नियम में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा पाइथागोरस का नियम है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे कर्ण हमारा ये है, इसको पता करना है। तो आधार क्या है, आधार L है, लंब क्या है, R है। तो हम इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब ये कर्ण का स्क्वायर ऑलरेडी था, जब ये उधर जाएगा तो क्या बनाता है, स्क्वायर रूट बनाएगा। ठीक, घनमूल बनाएगा, तो उस घनमूल को हम भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, इसलिए कितना हो जाएगा 1/2। जब ये इधर जाएगा तो बन जाएगा 1/2। ठीक, अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी इतनी और यहां से यहां तक की दूरी इतनी, ये दूरी समान रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि +q के कारण वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए वो क्या है, E1। ठीक, तो इस +q के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q का r स्क्वायर। q का r स्क्वायर यानी हमारा डिस्टेंस क्या है, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 1/2। इसका भी हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये। ठीक, अब इसी टाइप से -q के कारण मान लीजिए हमारा E2 यानी वैद्युत क्षेत्र, इसके कारण कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम है, सेम परिमाण। तो सेम परिमाण हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी वही है, सेम है, तो इसका सेम परिमाण है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, यही वैल्यू फिर से आ जाएगा। ठीक, अब देख रहे हैं हम
कि दूरी एक जैसा है दोनों का और परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम इन दोनों को हम इसको मान लेते हैं E1 और E2 को हम बराबर मान लेते हैं E के। ठीक, E1 और E2 को हम बराबर कर लेते हैं E के। अब हम बात करते हैं इसके परिमाण की। तो हम इसकी परिमाण कैसे निकालेंगे? ठीक, इसके कारण देखिए, हाँ, इसके कारण ये इधर लगाएगा, एक इधर लगेगा और इसके कारण ये इधर लगेगा। ये इसको मैं आपको समझा रहा हूं अभी अच्छे से। देखिए, इस प्लस के क्यू का कारण जो वैद्युत क्षेत्र का बल लगेगा वो इस साइड लगेगा और इस माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र का बल इधर लगेगा। ठीक, तो हम इसको अब यहाँ से एक हम अच्छी रेखा बनाएंगे और जो हमें ये रेखा जो हम बना रहे हैं ये हमें बताएगा परिमाणी द्विध्रुव, यानी नहीं, परिमाणी वैद्युत क्षेत्र बताएगा, जिसको हम ई माने हैं यहाँ पे। यानी कुल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो कितना होगा, ई होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये हमने माना कि ये थीटा है और ये भी थीटा है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की। ठीक, सबको हमने ई मान के रखा है। तो इसके कारण हम अब क्या लेंगे, इसका हम कंपोनेंट लेंगे, अवयव लेंगे, क्योंकि हमें सदिश स्वरूप में दिखाना है तो इसका हम क्या लेते हैं, अवयव लेते हैं। और जिस लाइन के अलोंग थीटा बनता है हम उसको कॉस थीटा लेते हैं, और जिसके अलोंग थीटा नहीं बनता है उसके अलोंग हम साइन थीटा लेते हैं। तो ये इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा और ऊपर हो जाएगा ई साइन थीटा। अब इसके कारण थीटा इसके साथ बन रहा है तो ई कॉस थीटा दोबारा, और यहाँ पे ये नीचे बन रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा ई साइन थीटा। अब देखिए, एक ई साइन थीटा ऊपर है और एक ई साइन थीटा नीचे है, तो ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये कट के जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा। ठीक, तब यहाँ पे हम लिखेंगे परिणामी ई कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 2e कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए अब कि e का वैल्यू हमें पता है कितना है, इतना है, तो रख दीजिए 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ये। ठीक, अब इधर क्या बचा, कॉस थीटा। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है कि कॉस थीटा कितना होगा, हम कॉस थीटा क्या रखेंगे। ठीक, कॉस थीटा क्या रखेंगे, तो उसके लिए देखिए कि कॉस थीटा का फार्मूला जो हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा है, तो क्या पढ़ा था कि ये आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, ये वाला हिस्सा कर्ण है हमारा, और कर्ण इतना है, और आधार क्या है, L है। सेम यही चीज यहाँ भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा की जगह पे क्या उसका फार्मूला, कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण कितना है, इतना है, और आधार इतना है, तो आधार बटे कर्ण b अपॉन h होता है। तो आधार को लिखें ऊपर, कर्ण इतना था तो उसको लिख दिए नीचे। ये अब देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अब मैथ का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ये वाला वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे पावर 1/2 है। ठीक, तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं,
तो 1+1/2, एक और आधा हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, 2 ये L हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू टोटल हो जाएगी R² प्लस L², 1+1/2 मिला के 3/2। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम फार्मूला पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़े थे, 2QL होता है। तो इस पूरे वैल्यू को हम P लिख सकते हैं आसानी से। इसको हमने लिख दिया P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा, R² प्लस L² 3/2। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा L है ये काफी छोटा है, किससे, R से, तो इसको हम नगण्य कर लेंगे। नगण्य का मतलब एकदम जीरो कर लेंगे। तो जैसे ही आप उसको जीरो करेंगे तो आपके पास बचेगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हिस्सा हमारा जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा R², और इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई है, 3/2, ये 2 कैंसिल। तो टोटल हमारे पास जो आंसर आ जाएगा E बराबर वो आ जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। ये है हमारा इसका डेरिवेशन का आंसर, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R³। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को ना, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। टोटल हमारा ये आंसर कितना आया है, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे R³। ये किसके लिए वैद्युत क्षेत्र आया है, निरक्षीय स्थिति पर। जब कोई इक्वेटोरियल लाइन होगा यानी निरक्षीय रेखा होगा तो उसके लिए। अब सेम इसी टाइप से हमें पढ़ना है कि जब विद्युत द्विध्रुव किसी भी स्थिति पर हो, कहीं भी हो, किसी लाइन पे ना हो, तब क्या होगा। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। किसी भी स्थिति पर हमें ई फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये है क्या, ये जो अभी हम लोग पढ़े दो चीज, एक अक्षीय एक निरक्षीय, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के अगर फार्मूलों को अगर आप याद हो गया होगा आपको, तो आप देखे होंगे कि सब फार्मूले में सेम है, बस जो अक्षीय वाला हम जो डेरिवेशन किए थे वहां पे बस 2p आया था। मतलब जो आंसर हमारा निरक्षीय में आया था उसका दुगुना क्या है, ये अक्षीय है। ठीक, तो इन दोनों का जब फार्मूला आपको तैयार हो गया तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर वैसा ही है, बस ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसको आप समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले हम एक द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक, -q और +q। अब मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एक कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा उस बिंदु पर। ठीक, तब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे जो ये सेंटर होगा इसका, इस पे ले आके इसको हम मिला दिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, और यहाँ से यहाँ तक की बिंदु की दूरी हो जाएगा R। अब ये इसको हम टोटल क्या लिख सकते हैं, P, क्योंकि 2L3 ये टोटल P है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, अब क्या किए कि हम इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक, जब इसको हम थीटा माने हैं तब क्या होगा कि अब यहाँ पे, क्योंकि हम इसको ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये लाइन ऐसे तिरछी है, ना तो ये अक्षीय है ना तो निरक्षीय है। ठीक, तो यहाँ पे हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं। कैसे करेंगे, तब क्या करेंगे, ये जो लाइन ऐसे थी इसको हम नीचे तक ले जाएंगे, ऐसे कुछ इस पॉइंट तक,
एक सेकेंड, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ थोड़ा। ये कुछ इस टाइप से है, ऐसे। इस पॉइंट पे हमें पता करना है, ये हमारा P है, ठीक। तब हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक की दूरी लेंगे ऐसे, और यहां से फिर एक हम इसके लंबवत ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइन। ये दिख रहा है आप लोगों को, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसको हम मान के चल रहे हैं क्या है, थीटा, ठीक। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ये हमारी लाइन मोटी हो गई है, तो इतनी मोटी लाइन आप लोग मत बनाइएगा, ठीक। अब वो थीटा है, तो होगा क्या कि इसके अलॉन्ग जिसके साथ थीटा बना रहा है, ये बना लेगा P cos थीटा। हम उसका ले लेंगे क्या, कंपोनेंट लेंगे, अवयव लेंगे, और इस वाले लाइन के साथ क्या बनाएगा, P sin थीटा, ठीक। अब लिख लीजिएगा आप लोग, ये P cos थीटा क्या है, हमने यहाँ पे दो लाइन लिया हुआ है, एक लंबवत है, किसके, द्विध्रुव के लंबवत, और दूसरा के कैसा है, उसके पैरेलल है, यानी एक लाइन हमने अक्षीय बनाया है, दूसरा लाइन निरक्षीय बनाया है, ठीक। तो P cos थीटा क्या है, ये P के अनुदिश है, P के अनुदिश अवयव है, जो किस रेखा में है, निरक्षीय रेखा में, निरक्षीय रेखा में, ठीक। निरक्षीय नहीं, अक्षीय रेखा में। ये इस लाइन की बात कर रहे हैं इसकी, तो ये अक्षीय हो जाएगा एक्चुअली, अक्षीय लाइन, क्योंकि अक्षीय लाइन क्या होती है, सीधी लाइन होती है जो जोड़ती है, लेकिन निरक्षीय क्या होती है, जो उसको पूरा समद्विभाजित करती है, लंबवत करती है। तो यहाँ से हमने लंबवत लाइन ले रखा है, ये वाली लाइन लंबवत है, ठीक। तो ये वाली लाइन लंबवत है, तो ये P sin थीटा, P sin थीटा बना रहा है, तो ये P के लंबवत अवयव किस रेखा में है, ये निरक्षीय रेखा में है, निरक्षीय रेखा में, ये निरक्षीय रेखा में है, ठीक। अब हम पता करना है हमें कि इस P cos थीटा के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, और इस P sin थीटा के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक। अब इनका और इनका फार्मूला आपको आता है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं, P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र, P cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब ये P cos थीटा किसके फॉर्म में है, अक्षीय रेखा, तो अक्षीय रेखा का फार्मूला हमें पता है, कितना होता है, 1/4πε0 2p अपॉन r का क्यूब, ठीक। तब उसको आप नोट कर लीजिए, 1/4πε0 2p। अब एक चीज और, यहाँ पे केवल P नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P cos थीटा के कारण हो रहा है, तो P cos थीटा के कारण हो रहा है, तो यहाँ पे पूरा वैल्यू लिखना पड़ेगा, P cos थीटा अपॉन r, दूरी वही है जो वहाँ थी, ये r की दूरी है, तो यहाँ r³ सेम हो जाएगा, ठीक। किस रेखा में, अक्षीय रेखा में। अब P sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र किस रेखा में, निरक्षीय रेखा में। फार्मूला याद है, 1/4πε0 2p नहीं होता है इसमें केवल P होता है, और P के साथ साइन थीटा लगा हुआ है, तो साइन थीटा लिख दिए, r की दूरी वही रहेगी, तो r³, ठीक, सिंपल है। अब इसके बाद हमें पता करना है इसका परिणामी, इसका परिणामी कितना होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ठीक। तब उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए इसके कारण ये कुछ इधर वैद्युत क्षेत्र निकाले हम, क्या, E1, इसके कारण cos थीटा के कारण,
अब इसके लंबवत हम निकालें, ये क्या हो जाएगा, ये E2। ठीक, ये हम यहाँ पे क्या निकाले थे, E1 निकालें, और यहाँ पे क्या निकालें, E2 निकालें। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हमें जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र मिलेगा इन दोनों के बीच में मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में मिल रहा है तो ये कहीं इस तरफ मिलेगा, ऐसे यहाँ पे E मिलेगा। अब इसको आप अगर जोड़ देंगे ऐसे, ये पूरा एक आयत बना लेगा, और यहाँ ये जो है हमारा, ये बना रहा है 90 डिग्री। ये कितना बना लेगा, 90 डिग्री बना लेगा। और अगर ये वैल्यू हमारी थीटा है तो ये यहाँ पे भी कुछ हमारा थीटा बन जाएगा। ठीक, उसको आगे हम समझेंगे, अभी आगे जब अल्फा अल्फा निकालेंगे तब। ठीक, इतना आप समझिए अभी कि इसके कारण E1 और इसके कारण मतलब लंबवत के कारण एक, और एक इसके लिए निरक्षीय के लिए E1 E2 जो अभी हम निकाले हैं, बस। ठीक, इतना समझिए। अब हमें क्या चाहिए, E चाहिए। तो E चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, और इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये वाली लाइन है। ठीक, तब ये जो E निकलेगा हमारा, ये पाइथागोरस नियम लगाएंगे यहाँ पे, ये E1 प्लस E2 का ये स्क्वायर का घनमूल बनेगा। ये कहाँ से आया है, ये आया है पाइथागोरस नियम से, कि मतलब कर्ण बराबर आधार प्लस लंब का स्क्वायर, जो अभी हम इससे पहले भी पढ़े थे। तो यहाँ से आया है, पाइथागोरस का नियम यहाँ पे लगा है कि E अगर हमें निकालना है तो इसी के ये पैरेलल है, तो E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, जब घनमूल लगा दिए तो ये बराबर आ गया किसके, E के। अब E1 का मान और E2 का मान हमें पता है। अब मान पता है तो इसको जैसा मतलब लिखा हुआ है वैसा लिख दीजिए आप, पूरा का अंडर रूट ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r³। ठीक, अब इतना अगर आप बना लिए तो अब पूरा हमें मैथ सॉल्व करना है, ठीक, अब चलिए मैथ सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r³ सेम है तो हम इसको बाहर कर लेते हैं। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ को बाहर कर दिए, अंदर क्या बचा उसको एज इट इज लिख लीजिए, जो बचा है ये चीज बचा है, तो 2 2 जा 4 p का स्क्वायर, 2 2 जा 4 p का स्क्वायर, और 4p का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर था पूरा में, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो p स्क्वायर यहाँ भी है, p स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये आ जाएगा बाहर, तो p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो आप पढ़े होंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे एक cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिल के कितना बना लेगा, 1 बना लेगा। तो हमारे पास कितना cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा हमारे पास बच जाएगा। तो इधर आप लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है।
अब देखिए ई बराबर पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इधर कितना बचेगा 1 cos² प्लस sin² मिलके बना लेगा 1 प्लस कितना cos², 4 में से 1 चला गया तो 3 cos² बच गया, 3 cos² बच गया। यही हमें लाना था। ये हमारा आ गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि यदि जो हमारा ई है ये अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है कहाँ पे, यहाँ पे जो हम एंगल की बात कर रहे थे ये, अगर यहाँ पे ये अल्फा कोण हमारा ई बना रहा है इन दोनों के अलॉन्ग, इसके और इसके अलॉन्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा, tan थीटा लगेगा और tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। ठीक, तो लंब बटे आधार में आप क्या करेंगे, लंब बटे आधार में E2/E1, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का लंब और नीचे का आधार, तो ये हो जाएगा E2/E1। और जब E2/E1 का जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये कट पिट के कितना आता है, tan अल्फा हाफ tan थीटा के। इतने चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो ये था आज का लेक्चर। इसी के साथ धन्यवाद।